क्या तारीख है आज? हाँ, 12/2000 है ना। तो चल रहा था क्या, बोहर पॉस्टुलेट हो गया था नहीं, ये दिमाग में मैंने आप लोग के ये बात बताया था, दिमाग में रखना भी है। बोहर के 3 पॉस्टुलेट होते हैं, पता ही है, बात समझ में आया। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है, याद है ना, वो फोर्स KZEE/r², याद है, इक्वल टू क्या, mv²/r, या स्मॉल r कर देते हैं ये, ठीक है, ये चीज दिमाग में बैठाना आपको। और सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है, क्या, L इक्वल टू, आ जाओ जल्दी आओ, mvr इक्वल टू क्या, NH/2π। और एक और याद है आपको, एनर्जी इट मींस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट या अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, क्या निकलता है, h न्यू या hc/λ, ठीक है ना। ये चीजें तीनों दिमाग में बैठाना है, इसी से पूरा हम मैथमेटिकल एनालिसिस के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, बहुत सारी चीजें निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे, जैसे तो हम लोग का टॉपिक क्या है, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, ठीक है ना, बात समझ में आया। मैथमेटिकल एनालिसिस, है ना, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ क्या, बोहर क्या, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोहर्स थियरी कर दो, ठीक ना, बात समझ में आया। इसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे, रेडियस की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, रेडियस, ठीक है ना, एक आर्यन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज वीएन का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तीसरा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, दैट इज ओमेगा एन। और अगर ये पता हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगा और इसका क्या, टाइम पीरियड, ठीक है ना। और चौथा क्या था बच्चे, करंट, बहुत अच्छा, करंट। पांचवा मैग्नेटिक फील्ड ना, चलो ठीक है, इसी में कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। और एक और आता मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू, म्यू बराबर I/A, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और क्या, टोटल एनर्जी, बस। और जब टोटल एनर्जी मिल जाएगा तो हम स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आया। स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में हम लोग डिस्कस कर देंगे। और स्पेक्ट्रल लाइन किसका होगा, हाइड्रोजन एटम का, या हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है ना। चलिए फटाफट डील करते हैं एक एक करके। एक मैं साइड डिराइव भी कर दिया था, ये याद है, चलिए तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं इन दोनों के हेल्प से, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी नोट करो ये फटाफट, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्या, रेडियस, किसकी चर्चा करेंगे, रेडियस की। तो फटाफट देखिए आप लोग, बात नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग रेडियस। थोड़ा ध्यान से देखो इधर, जैसे मान लो ये है एटॉमिक नंबर Ze और nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ठीक ना, ये इलेक्ट्रॉन और यहां से दूरी कितना है, ये देखना, ये दूरी कितना है, Rn, ठीक है जी।
बात समझ में आया? तो इस पे एक फोर्स काम करता है, पता है ना कौन सा फोर्स? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही वाला। जो ये फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाता है, याद है ना ये? तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करके सॉल्व कर रहे थे, ठीक है? ये तो हमें पता ही है क्या, ठीक है ना? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई क्या, आर। तो क्या, और ये एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू एम बी आर इक्वल टू क्या, एन एच अपॉन 2 पाई। क्या ये v की वैल्यू उठा के आप पुट कर दोगे? ठीक है, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। अगर वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है ना? मैं लिखने जा रहा हूं, दैट इज के जेड ई स्क्वेयर ओवर क्या, आर स्क्वेयर बराबर m बाई आर, ठीक है? और v की वैल्यू यहां से रखो, ठीक है ना? v इक्वल टू क्या होगा, एन एच बाई 2mr, याद है ना? एन एच बाई 2 पाई, हाँ सॉरी 2 पाई m इंटू आर का क्या, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब ये देखो, ये आर स्क्वायर और ये स्क्वायर दिख रहा नहीं, कट जाएगा, एक m यहां से कट जाएगा, तो ये आर इधर बच जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा बताओ, एच स्क्वायर, देखो ये ऊपर बच जाएगा, और कुछ ऊपर तो नहीं दिख रहा है, हाँ एन स्क्वायर को थोड़ा इधर मैं लिख देता हूं, अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, m एक बचा है ना, m के ई स्क्वायर, और ये z नीचे आ जाएगा, ठीक ना? मैं गलत ना हूं तो सही है, ठीक है? एक तो फॉर्मूला ये बन गया, चाहो तो n के फॉर्म में लिख सकते हो rn, ठीक है? ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट देता है, ठीक है ना? एक चीज और देख लेते हैं यहां पे, ध्यान से देखिए, अगर k की वैल्यू क्या रख लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो क्या होगा, आर एन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई ये कट जाएगा, एक पाई बचेगा, ठीक ना? एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ओवर क्या होगा, पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड, शॉर्ट में पॉइंट, ठीक है? अब ध्यान से देखना, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, ये वैल्यू सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो क्या मिलता है, ध्यान से देखना, आर एन बराबर मिलता है 0.53, ठीक है ना? एन स्क्वायर बाई जेड और एंगस्ट्रॉम के टर्म में, ठीक है? क्लियर? अगर मान लो मीडियम में आता है, तो मीडियम में रखोगे तो क्या होगा, यही एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा, याद है ना? एप्सिलॉन आर को अलग कर दो, जो वैल्यू बचेगा वो यही तो होगा। तो मीडियम के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आर एन इक्वल टू 0.53 एप्सिलॉन आर एन स्क्वायर बाई क्या, एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये दिमाग में आपके फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक ना? बात समझ में आ रहा है? क्लियर? ये नोट कर लीजिए, ये हमारा रेडियस की कहानी है पूरी, ठीक है? तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो रेडियस हमारा है nth ऑर्बिट का, किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर बाई क्या, जेड। क्लियर? जेड एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना? जेड क्या है यहां पे, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना? चलो नोट कर लो इसको, उसके बाद वेलोसिटी पे बताते हैं, ठीक ना? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है जी? इसको छोटा कैसे करें भाई, सेलेक्ट कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है? अब इसको लेके कहां जाना है, ये देखो इधर थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, सुनना ध्यान से, हाँ वेलोसिटी। ये देख, वेलोसिटी को कैसे डिराइव करेंगे, nth ऑर्बिट,
ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, ध्यान से देखना। ही एक फॉर्मूला ये दिख रही है, L बराबर mvr इक्वल टू NH अपॉन, ये बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है नहीं, तो वहां से क्या लिख सकते हो, V बराबर, बताना, V बराबर NH अपॉन 2 पाई, सब लोग बताएंगे, हेल्प करेंगे मेरा, M इंटू क्या, R को ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन आर एन, बराबर लिखे ना, तो अरे VN हो जाएगी, ठीक है। और आर एन का फॉर्मूला अभी किए देखो, या तो ये रखो या ये रखते हैं हम, ठीक ना, दिख रहा है ना, तो आर एन का फॉर्मूला क्या, मैं ये रख रहा हूं, बताना, तो क्या मिलेगा, VN बराबर NH अपॉन 2 पाई M, ठीक है। आर एन में रखने जा रहा हूं, ये देख, इनटू, अरे ठीक है ना, बताना जी, ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो मैं लिख रहा हूं पाई ME स्क्वेयर Z, ठीक है, ओवर एप्सिलॉन नॉट H स्क्वेयर N स्क्वायर, गड़बड़ नहीं ना है। अच्छा देख, कुछ कटने पिटने वाला है, क्या बोल रही है, ठीक तो है, एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर N स्क्वायर, ठीक तो है जी, गड़बड़ नहीं ना है। अच्छा देखो, कुछ कटने पिटने वाला है, ये देख, एक तो H उड़ जाएगा नहीं, एक बच जाएगा H नहीं, 2 पाई यानी पाई M, एक N कट गया नहीं, और कुछ बच गया, लिखें डायरेक्ट, तो VN बराबर क्या होगा बताओ, हाँ, E स्क्वेयर अपॉन 2, बहुत अच्छा, एप्सिलॉन नॉट H Z बाई, क्या बात, बहुत अच्छा, दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला बनाया आपने, एंड दैट इज इक्वल टू मीटर प्रति सेकेंड, ये हमें एक फॉर्मूला दे दिया, ठीक है जी, देख रहा है, ये आपके एग्जाम में पूछता है, डिराइव दिस, क्लियर। अच्छा एक चीज और देखो, अगर मान लो, इधर देख पहले, बाद में लिखना, अभी मैं समय दूंगा तुम लोग को, अगर मान लो, सुनना ध्यान से, अगर ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, C से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किससे, तो E स्क्वेयर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट CH CZ बाई N मीटर प्रति सेकेंड, कोई गड़बड़ नहीं है ना, जहां C क्या है, स्पीड ऑफ, अरे क्या है, C स्पीड ऑफ क्या, लाइट। अब सुनना ध्यान से, इसको, ये वाला जो टर्म है ना, इसको बोलते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं, अल्फा, अल्फा बराबर E स्क्वेयर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट CH, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 137, इसका नाम है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, क्या नाम है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट जी, ये इसको प्योर नंबर भी, बेसिकली ये एक प्योर नंबर है, ठीक ना, बात समझ में आया, फाइन स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, या सोमरफील्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, एक और नाम है इसका सोमरफील्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है जी, इसकी वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन 137, तो क्या यही फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, सुनना ध्यान से, Vn इज इक्वल टू C अपॉन 137 Z बाई N मीटर प्रति सेकेंड, ये भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है जी, कोई दिक्कत। एक और चीज, एक तो ये फॉर्मूला फीड करना ब्रेन में अपने,
एक ये भी आता है, ठीक ना, ये ध्यान रहे, दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। एक चीज और लिख लेते हैं, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आता है पता है, इसकी वैल्यू जो आती है 2.18 इंटू 10⁶, ठीक है ना, z बाई क्या, n मीटर प्रति सेकेंड। ये भी एक ऑप्शन है, कोई डाउट। और एक और ऑप्शन Vn प्रोपोर्शनल टू z बाई, Vn प्रोपोर्शनल टू क्या, z बाई n। कहीं किसी को डाउट, ठीक है, नोट कर लो, ये सारा जितने भी मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट डाउन, नोट करो जल्दी। इसके बाद अब हमारा तीसरा टॉपिक क्या है जी, बताओ, तीसरा टॉपिक क्या है, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ध्यान से देखो, ये ZE है और ये इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है अगर घूमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ध्यान से देखना, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, याद है, ओमेगा इक्वल टू V बाई आर, नाम सुना है, ठीक है। तो nth इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, ओमेगा n इज इक्वल टू Vn बाई क्या, Rn, ठीक है ना। यही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, पढ़े होगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2Fn, याद है, या 2 पाई बाई क्या, Tn, टाइम पीरियड हो जाए, एक चक्कर लगाएगा ना तो उसका टाइम पीरियड दे देगा, नहीं। अब सारा रिलेशन यहीं से आ जाएगा, ध्यान से देखो पहले इधर, तो क्या हम ओमेगा n प्रोपोर्शनल टू Vn अपॉन Rn लिख सकते हैं। अभी आगे देखना इधर, क्या प्रोपोर्शनल टू Vn, Vn कहाँ है, Vn प्रोपोर्शनल टू Z बाई क्या, n। तो क्या मैं लिखूं डायरेक्ट Z बाई क्या, n, और Rn प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बता, हाँ, n स्क्वायर बाई Z, n स्क्वायर बाई Z। सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा तुमको, ओमेगा n प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, Z स्क्वायर बाई क्या, n क्यू। ये बड़ी कमाल का है, यहां से क्वेश्चन तुम डील कर सकते हो। मान लो फोर्थ ऑर्बिट में बैठा हुआ कोई इलेक्ट्रॉन, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, और इसके टर्म में Z और n के बीच में दिया रहता है रिलेशन, ठीक है ना। Z मतलब एक कुछ एटम दिया रहेगा, किस एटम का निकालना, हाइड्रोजन लाइक एटम का, और n की वैल्यू दिया रहेगा किस ऑर्बिट में है। तो दो एटम का पूछ सकता है कि उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा। अब खुद सोचो, जब तुम्हें Wn पता हो गया, ध्यान से देखना, तो Wn बराबर क्या है, 2 पाई Fn, तो क्या Fn प्रोपोर्शनल टू भी क्या होगा बता, ये भी तो Z स्क्वायर बाई n क्यू होगा, दिक्कत नहीं है ना। टाइम पीरियड का क्या होगा बता, Tn प्रोपोर्शनल टू क्या, n क्यू बाई क्या, Z स्क्वायर। देख यहां से भी डील कर सकता है, आसानी से डील कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत, ठीक। और क्या बचा है, और कुछ याद है तुम लोग को, तुम लोग को एक फॉर्मूला याद है, एक्सेलरेशन जब ये मूव करेगा तो इस पे काम करेगा एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, याद है ना, ठीक है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए कैसे निकालेगा, AC इज इक्वल टू क्या होता है, Vn स्क्वायर बाई क्या, Rn। तो तुम चाहो तो यहीं से डील कर सकते हो, ये देखो 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 देखो, V स्क्वायर बाई क्या, Rn। नहीं चलो हम यहीं से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ क्या होगा, बताओ, V स्क्वेयर, Vn स्क्वेयर, Vn का फॉर्मूला लगाए है क्या, प्रोपोर्शनलिटी लगाओ, Z स्क्वेयर बाई क्या, n स्क्वेयर, दिख रहा ना, ओवर Rn, Rn का कहां है, n स्क्वायर बाई क्या, Z। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, AC प्रोपोर्शनल टू क्या, ZQ ओवर क्या, n की पावर 4। एनी डाउट, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन भी आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो ये फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको कराते हैं करंट, मैग्नेटिक फील्ड। नोट डाउन। बताओ, हाँ अगला क्या है बताओ तो। क्या कर रही बच्ची? टाइम 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 पीरियड, ठीक ना? हाँ ठीक है, चलिए अब अगला क्या है जी? नेक्स्ट क्या है बताओ? करंट। ये देखो कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट लिख रहे थे? चौथा। करंट मतलब जब इलेक्ट्रॉन, ये देखो मान लो ऐसे घूम रहा है, ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है करंट ऐसे आएगा, ठीक है, जेड ई। तो ध्यान से देखना, ये जब मूव करेगा तो करंट बनेगा आई, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई क्या? टी। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और ये टी एन, याद है? ये देखो, तो तुम क्या देख रहे हो यहां पे? एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू, इसी को क्या लिख सकते हो? ई एफ एन, याद है? अरे 1/TN बराबर 1/FN, FN नहीं होगा ना, FN नहीं होगा ना, ठीक है। तो FN का क्या रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी, Z स्क्वायर बाई क्या? NQ। तो क्या करंट भी क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाई क्या? NQ। यहां से भी क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। एक और इसमें है पॉइंट, जैसे मैं बोलूं कि ध्यान से देखना, कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे अगर घूम रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये करंट आई एन हो जाएगा nth ऑर्बिट के लिए, ठीक ना। तो एक सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है ना। मैग्नेटिज्म में ये मैं बताया हूं, वीडियो होगा देख लेंगे आप लोग, ठीक है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड अगर रेडियस आर्यन है तो क्या होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यहां से देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू क्या? आई एन, और नीचे आ जाएगा क्या? आर एन, ठीक है। ये हो जाएगा बी एन। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आई एन, करंट का क्या रिलेशन बताओ जेड और एन के साथ? एन स्क्वायर बाई क्या? सॉरी, जेड स्क्वायर बाई क्या? एन क्यू। और रेडियस का क्या रिलेशन है? एन स्क्वायर बाई क्या? जेड। सिंप्लीफाई करिए, बी एन प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? जेड क्यू ओवर क्या? एन की पावर 5। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है ना। बाकी एंगुलर मोमेंटम आपको पता ही है, h/2π, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, इसी में देख लेते हैं। ये फोर्थ ले लेते हैं, ये मान लो फिफ्थ हो गया, और 6 ले लो मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई करंट है, ठीक है ना, यानी हो जाएगा आई एन, और ये पाई आर एन स्क्वेयर रेडियस, ठीक ना, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो म्यू एन प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से देखना, आई एन का क्या रिलेशन है? जेड स्क्वायर बाई क्या? एन क्यू, ठीक है ना, इनटू आर एन स्क्वायर। आर एन स्क्वायर कहां है? ये आर एन है, स्क्वायर करो क्या होगा? एन की पावर 4 अपॉन क्या? जेड स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये काट देगा, तो क्या मिलेगा? म्यू एन प्रोपोर्शनल टू क्या? एन। ये है जी, ये और ये, ठीक। फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के बाद स्पेक्ट्रल एनर्जी बताना चालू, ठीक है ना। इसकी चर्चा करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मिनिमाइज करने की। अब हम लोग लिखते हैं क्या? बोलो, काइनेटिक एनर्जी। कौन सा पॉइंट है? 7। देख लेना कौन सा पॉइंट है, लिखना काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई, इक्वल टू क्या होता है बताओ? 1/2 mv स्क्वायर। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, ठीक ना, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 1/2 mv स्क्वायर को यहां से देखो, पहले इधर देख, इस 1/2 mv स्क्वायर को यहां से देखो, देखो देखो देखो,
mv² दिख रहा ना यहाँ पे, आई आर कट जाएगा ना, mv² की जगह पे क्या लिख सकता है, क्या लिख सकता है, के जेड ई स्क्वायर बाई क्या 2 इंटू आर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, दिक्कत नहीं है ना। के की वैल्यू बताइए ना, 1/4πε0 ऑन भाई कैमरा ना, ठीक। के की वैल्यू क्या लिख सकता है बताओ, 1 क्या 4πε0 को क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा 8πε0 जेड ई स्क्वायर बाई क्या आर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। दिक्कत नहीं है ना, ये दिमाग में बैठाए रखना जी, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, बात करते हैं, बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ये देखो जेड ई Q1 और एक Q2 इलेक्ट्रॉन है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर, याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जाके देखो वीडियो तुम सब। Q1 Q2 ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, देख पहले, पता नहीं कहां रहता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या, या K Q1 Q2 बाई क्या आर। अब यहां पे देख, K Q1 जेड ई Q2 माइनस ई ओवर क्या आर, तो क्या बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाई क्या आर। दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसी को ऐसे लिख सकता है, के की वैल्यू क्या रखेगा बता, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 जेड ई स्क्वेयर बाई क्या आर, ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी। कहीं डाउट तो नहीं है। मैं अगर पूछूं टोटल एनर्जी निकालना, क्या निकालोगे, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो काइनेटिक एनर्जी कितना है, मैं ये रख रहा हूं, मैं ये वाला के के टर्म में लिख रहा हूं और ये के के टर्म में, ठीक है, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। अच्छा पहले लिख दें, के जेड ई स्क्वायर बाई क्या 2r प्लस, मतलब माइनस हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाई क्या आर। सिंप्लीफाई करोगे क्या होगा, टोटल एनर्जी माइनस 1/2 यानी के बाई 2 जेड ई स्क्वायर बाई क्या आर, ये हमारा क्या हो गया टोटल एनर्जी। एनी डाउट, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ध्यान से देखना, के को क्या लिख सकते हो 1/4πε0 लिख सकते हो ना, तो माइनस 1/8πε0 जेड ई स्क्वेयर बाई क्या आर, ये हमारा हो गया टोटल एनर्जी। कहीं कोई किसी को दिक्कत, ठीक है। तो तुम क्या सीख रहे हो यहां पे बता सकते हो, क्या सीखा बताओ। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर है, सिर्फ साइन का अंतर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस टाइम्स ऑफ क्या, कहीं दिक्कत नहीं है ना। अच्छा बताओ पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन लिखोगे बताओ, क्या ये लिख सकते हो, टोटल एनर्जी बराबर 2 टाइम्स ऑफ क्या, गड़बड़ नहीं ना, परफेक्ट एकदम लाइन है, परफेक्ट है ये, हाँ तो पोटेंशियल, हाँ ठीक, नोट करो पक्का, खोपड़ा खो देंगे, ये सही है, कहाँ सही है, टोटल एनर्जी कितना है, ये है ना,
पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये है। अरे हाफ लौकता हमें, इसको क्या लिख सकता है, इसको ऐसे लिख सकता है, 8 को 2 गुणे 4, नहीं तो 2 गुणे 4 करेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, यानी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्या होगा बाई 2 कर दीजिए, यानी हाँ पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या, 2 टाइम्स ऑफ क्या, टोटल एनर्जी। तो खोपड़वा फोड़ टोटल एनर्जी पुट करेगा, ही पुट करेगा, तो 2 मल्टीप्लाई करेगा, ही नहीं आ गया, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, दिस इज द राइट आंसर। ये हटा दीजिए या ये एक ही चीज है, ठीक है ना। चलो छोटी छोटी चीजें हैं, अब इसका हम ग्राफ बताते हैं, ठीक ना, क्या है पहले नोट कर लो। ठीक है, अरे लिखा क्या, ऑन कर दिया, चलो भाई देख लो थोड़ा सा फटाफट, कुछ चीजें यहां भी देख लीजिए। अब इसका ग्राफ थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक ना। इधर देखो, ग्राफ देखो, मैं एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाना चाहता हूं। एनर्जी दिख रहा ना, ये काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी, ये देखो काइनेटिक एनर्जी और दूरी के बीच का ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी दूरी के बीच का ग्राफ बनाना चाहता हूं। टोटल एनर्जी दूरी के बीच का ग्राफ बनाना चाहता हूं, ठीक ना। एक मैं ग्राफ बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस चीज को ऑब्जर्व करना बारीकी से, ठीक है ना। ये देखो, ये है एनर्जी, ठीक है, और ये है दूरी, ठीक। आप ध्यान से देखो, इधर देखो, काइनेटिक एनर्जी दिख रहा पॉजिटिव है, दिख रहा ना, और टोटल एनर्जी क्या है, निगेटिव है, सेम है, यानी 1/r रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह चल रहा है, यानी ये दिख रहा है, तो ऐसा ही ये निगेटिव में बनेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, ये होगा हमारा क्या, ये होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या होगा, हाँ सॉरी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे होगा, ये देखना एकदम सिमेट्री होगा, ये ध्यान रहे इसके, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा, इससे थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है, मतलब यूं, ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस के ई और ये मान लेते हैं यू। मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा वैल्यू निगेटिव में ही आएगी, इसीलिए हम टोटल एनर्जी निगेटिव में नहीं लिख रहे थे हम, देखो हर जगह निगेटिव आ रहा है। ये हमारा ग्राफ है, ये बना लेना, एनर्जी वर्सेस क्या, डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है, ठीक। इट मींस u बराबर सॉरी ई बराबर के प्लस क्या यू, ठीक, नोट कर लो। अब हम चर्चा करेंगे टोटल एनर्जी पे, ठीक है ना, पहले इतना नोट करो फिर आगे चर्चा करते हैं, ठीक। अभी आप देखिए, अब हम चर्चा करते हैं टोटल एनर्जी के बारे में, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इधर देखिए, ये देखिए टोटल एनर्जी, देखो बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल एनर्जी यही था ना, क्या था टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, क्या था, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो ZE² अपॉन आर ये है ना, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं Rn और ये लिख रहा हूं एनर्जी En, दिक्कत नहीं है ना।
ठीक है ना जी, कहीं कंफ्यूजन नहीं है ना। हमने EN ले लिया और इसको RN कर दिया। क्या RN का फॉर्मूला कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है? तो ध्यान से देखना, मैं लिखने जा रहा हूं। अरे बोलो मत भाई, बोल रही है पता नहीं क्या। EN इक्वल टू -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वेयर इंटू 1/RN है। नहीं, क्या हम ये लिखूं? 1/RN का मतलब ये ऊपर चला जाएगा, पाई ME स्क्वेयर Z अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट H स्क्वेयर। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब देखो कुछ कटने पीटने वाला है या क्या दिखने वाला है? आगे देखो, मैं लिख रहा हूं EN बराबर माइनस, पाई पाई काट दें, चलो काट दिया। क्या मिलेगा? ME की पावर 4, देख रहा है ना, ME की पावर 4, ठीक है ना, अपॉन 8, बताओ, एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर H स्क्वेयर, ठीक है। और कुछ नहीं बच रहा है, पाई पाई कट गया, तो इधर बच रहा है Z स्क्वायर और नीचे क्या बच रहा है? N स्क्वायर। सब हो गया, कवर हो गया ना? अच्छा, अब ऐसा करते हैं, सुनना ध्यान से। एक तो खैर एक ऑब्जेक्टिव ये बन गया, ठीक है ना, ये हमारा जूल में आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले ऊपर नीचे हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं? CH से। ऊपर नीचे किसे मल्टीप्लाई कर दें? या HC, एक ही बात है, ठीक है। इधर देखना, तो क्या बन जाएगा ये फार्मूला? सुनना ध्यान से। EN बराबर, बताओ, ME की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर CH3। बहुत सुंदर। और ये बचेगा हमारा CH Z स्क्वायर बाई क्या, कहीं दिक्कत नहीं है ना। और ये देखो, बड़ी कमाल की चीज है, तुम लोग का कभी कभी एक रेलवे का एग्जाम होता है, पता है तुम लोगों को? ये वैल्यू कई बार पूछता है। ये इसका नाम है, इसका नाम दे दिया गया R, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, क्या नाम है? रिडबर्ग कांस्टेंट। चलो, इसका काम तो टोटल एनर्जी निकल गया, तो काम हमारा हो गया। ये मिटा दो, अब इसकी अब जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझे जरूरत पड़ेगी तो बताना, ठीक है। इधर देखो, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, इस R की। R की वैल्यू क्या निकला? रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या 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 आया, बता? माइनस नहीं, हटा दो माइनस को। ME की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH3, इसको बोलते हैं R, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर -1, ठीक है। या इसी को 1/R भी लिखोगे तो आता है 912 एंगस्ट्रॉन। वो कैलकुलेशन के लिए कभी कभी इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, ये चीज दिमाग में बैठाए रखना। अब आते हैं पॉइंट पे। यहां देखो, इसको क्या लिख सकते हो? इस EN को, EN बराबर -RCH Z स्क्वायर बाई क्या, L स्क्वायर जूल। ये बड़ी पॉपुलर रिलेशन है, ठीक है। ये दिमाग में बैठा रखना, क्लियर।
एक और चीज, गैस कांस्टेंट नहीं है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, ईएन की एक और वैल्यू है, ध्यान से देखना। जब ये सब वैल्यू रखोगे, ये वगैरह वगैरह ये सब रख दोगे ना, तो ईवी के टर्म में कैसे इस एनर्जी को निकालते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -13.6। देखो इधर Z स्क्वायर बाई क्या, एन स्क्वायर ईवी। ये बड़ी पॉपुलर रिलेशन है जो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईवी के टर्म में हमने इसी एनर्जी को लिख लिया, ये जूल के टर्म में है। बात समझ में आ रहा है, नोट डाउन। फिर इसके बाद आगे काम चालू करते हैं इसका। आप लोग को सारा डेरिवेशन बता दिए हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, एक एक चीज। अब एक हेडिंग डालिए, एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या डालना है, ठीक है, ऐसा मिटा दे रहे हैं, ये दिमाग में बैठाए रखिएगा, ठीक है, ठीक है जी। ये देखो एनर्जी लेवल डायग्राम, क्या हेडिंग डालना है, ठीक है। देखो इधर, ठीक है, एनर्जी थोड़ा ध्यान से देखो, तुम सब पढ़ा है ना ये के एल एम, याद है, आई जेड ई है, इस ऑर्बिट में पढ़ा है ना, के एल एम याद है। एन बराबर क्या 1, एन बराबर 2, एन बराबर क्या, एन बराबर क्या, यही ना है एनर्जी लेवल डायग्राम। इसी को चाहो तो तुम ऐसे कर सकता है, देख इधर, इधर देख, पहले ये देख, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, n इज इक्वल टू 1, k है ना, n इक्वल टू क्या 2, n इक्वल टू आगे भी हो जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये हाइड्रोजन की चर्चा कर रहे हैं, हाँ पहले समझा लेते हैं कि एनर्जी लेवल है क्या। मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो Z बराबर क्या होगा 1, अरे होगा ना, n स्क्वायर है, अगर n बराबर 1 रखेंगे तो पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितना होगा, अरे Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर है ना, तो 1 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -6, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा बताओ, Z बराबर अगर 1 है तो n बराबर 2 के लिए बताओ, n बराबर 2 के लिए बताओ, n की वैल्यू कितना हो गया, हाँ 4, तो बताओ 13.6 डिवाइड बाई क्या 4 कितना होगा बताओ, हाँ 13.6 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 4, हाँ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चल बता, अब कितना होगा 13.6 डिवाइड बाई कितना, n की वैल्यू 3 रखो, 13.6 डिवाइड बाई कितना, अरे n बराबर 3 रखोगे ना तो कितना होगा यहाँ पे 9, कितना आ जाएगा 1.51 EV, ठीक है। अब चल बता n बराबर 4 रख,
तो कितना होगा 13.6 डिवाइड बाई कितना 16, ये आ रहा है -0.85 EV। क्या आप ऐसे करते चले जाओगे? मुझे बताओ ये क्या है, कौन सी एनर्जी है? EN है ना, इसी को टोटल एनर्जी बोलते हैं। ये टोटल एनर्जी ना है भाई। तो हम कहें कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ये हमारा टोटल एनर्जी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाँ, इसी का प्लस कर दो, कर लोगे? कितना होगा बताओ? प्लस 13.6 EV, नहीं ये कितना होगा 3.4 EV, ये कितना होगा 1 EV, और ये 0.85 EV, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता, हाँ हाफ हो जाएगा, अभी खोपड़ा फोड़ देंगे अभी तुम्हारा। हाफ कैसे होगा जी? हाँ ट्वाइस होगा ना। तो इसका मल्टीप्लाई करो विथ निगेटिव के साथ, नहीं तो कितना होगा बताओ? पोटेंशियल एनर्जी में निगेटिव होता है ना, तो 13.6 इंटू 2 कितना होगा बता? 27, निगेटिव टाइम्स 27.2 EV। समझ में आ रहा है? अब चल बता 13.6 इंटू कितना? नहीं 13.6 इंटू हो गया ना, ये 3.4 इंटू कितना? हाँ 6 पॉइंट, ठीक है। इसका बताओ 1 पॉइंट, ये 3.2 होगा क्या? नहीं, ठीक तो है यार, 3.4 सही गणित लगाया मैंने। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 1.5 1 इंटू 2 3 ये सब याद रखिएगा बच्चों, ठीक ना। इसको मल्टीप्लाई करो 0.85 इंटू 2 -1 ये सब क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है और ये क्या है? समझ आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n बराबर क्या? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ रहा है? तो कई बार पूछता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा तो कितनी एनर्जी लेगा, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हाँ जी, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करे, यहां से यहां जंप करे, इसी में आता है लाइमन बार्मर सीरीज, याद लाइमन बार्मर पार्शन ब्रैकेट पी फंड, याद है? ये सब स्पेक्ट्रल लाइन यहीं से डिफाइन करेंगे हम एक एक करके, ठीक है ना। इसी में आयोनाइजेशन एनर्जी भी आता है। तो ये सब चीजें तो हमने डेरिवेशन बेसिक चीजें बता दिया। इसी में आगे लेक्चर में बाकी स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो फिर फिलहाल रहने देते हैं, सर आ गए हैं, मिलते हैं अगले डे में। थैंक यू। क्या देख रही हो गया ना? देखो बात नहीं, इधर देखो। क्या मैं पिछले क्लास में ये बताया था, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया था -13.6 Z² इन ईवी के टर्म में, याद है ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल के टर्म में देख लिए En बराबर -RCH Z² क्या n² जूल के टर्म में। और मैंने एक रिलेशन लिखाया था काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस टोटल एनर्जी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 टाइम्स ऑफ क्या टोटल एनर्जी। ये
रिलेशन बताया था और मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था और कहा था कि ये मेरा क्या है, ये हमारा है टोटल एनर्जी। क्या है ये? टोटल एनर्जी, दैट इज ई। और ये क्या है हमारा? वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज की। और ये हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज यू। ठीक है, यानी ई, के और क्या? यू। ठीक है ना? एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिए। मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। है बात नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जंप करता है तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगी? या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, देखो इधर, बात नहीं, जैसे देखो इधर, मेरी बात समझो, समझो थोड़ा सा, देखो इधर, ये दो एनर्जी लेवल है। ये हमने बोला कि ये है n बराबर 1 और ये क्या? n बराबर क्या? 2। एक इलेक्ट्रॉन कोई इस लेवल में बैठा हुआ है, बात नहीं, यहां से अगर यहां ये जंप करता है तो कुछ तो एनर्जी निकालेगा ना। ठीक है, कितना एनर्जी रिलीज करेगा क्या आप निकाल सकते हो? दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी, उतनी एनर्जी क्या करेगा? वो रिलीज करेगा। तो जब रिलीज करेगा तो फोटोन के फॉर्म में रिलीज करेगा, जिसको इमिशन बोलते हैं। बोहर का जो थर्ड पोस्टुलेट है, मेरी बात समझ में आ रहा है? वो इतनी एनर्जी क्या करेगा? वो रिलीज करेगा। ये अगर E2 है और ये क्या है? E1, तो क्या लिखोगे एनर्जी अगर रिलीज करेगा तो? ठीक है, डिफरेंस ले लेते हैं। E2 डिफरेंस क्या? E1, दो एनर्जी लेवल का, एंड दैट इज इक्वल टू h न्यू। तो क्या ये एनर्जी जिसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? न्यू। ठीक है, तो आप आसानी से देख सकते हैं, अगर यहां से यहां जंप करेगा, सुनना ध्यान से, यहां से यहां जंप करेगा तो कितना होगा बताओ? यहां अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हो तो कितना होगा? माइनस 13.6 माइनस कितना? माइनस 3.4। मेरी बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो कितना आएगा बताओ? ये हो गया कितना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 13.6 3.4 कितना हो जाएगा? 2 0 10.2 क्या होगा? माइनस 10.2। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ईवी। बात समझ में आया? ठीक है, अगर यही इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ठीक है, इसको हम कितना मिनिमम एनर्जी दे कि इस लेवल में चला जाए, तो क्या बोलोगे? 10.2। बात समझ में आ रहा है? यानी ये जो एनर्जी हम इसको देंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोलेंगे? एमिशन। तो इट मींस 10.2 ईवी के बराबर अगर एनर्जी दें तो ये यहां से यहां जंप कर जाएगा। ठीक है, तो आइए हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा ट्रांजिशन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान दे दीजिए, देखिए इधर। ठीक है, एक हेडिंग डालिए। क्या डालना है हेडिंग? लिखिए और हेडिंग डालिए एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन क्या? एनर्जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बहुत सारे चीजें होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होगा, ठीक है ना, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है,
एनर्जी। ध्यान से देखना क्या है, थोड़ा समझो। कोई भी इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इस लेवल तक जा रहा है, ठीक है ना, कहां से, ग्राउंड से फर्स्ट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। मेरी बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जैसे ध्यान से देखो, इधर देखना, बात नहीं, थोड़ा समझ लो। जैसे अगर हम बात करें, क्या ले लें, ये देखो, यहां से देख लेते हैं, ये दिख रहा है। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सब कुछ मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रहा है? इधर देखो, थोड़ा ध्यान से देखना। ये मैं ले रहा हूं n बराबर 1 2 3 और क्या 4। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करता है, ये देखो, यहां से यहां गया, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, देख रहा है? मेरी बात समझ में आ रहा है? ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। क्या है, मेरी बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 1 से 2 में जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। अगर हमने बोला 1 से 2, क्या बोला तुमने, फर्स्ट एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी। जो भी एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे, मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर 1 से कहा जाए 3 में तो क्या बोलेंगे, सेकेंड एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी। नहीं, ये देखो 1 से क्या 4, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी। इसको बता सकते हो, 1 से 5th क्या बोलेंगे, 4th। मेरी बात समझ में आ रहा है? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर हम कहें कि 1 से इंफिनिटी तो क्या बोलोगे, बताओ? इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइज हो जाएगा, एटम से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन। ONIZATION, ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को जब ग्राउंड स्टेट से अगर इंफिनिटी पे जाते हैं, इट मींस एटम के बाहर, वो एनर्जी क्या बोला जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा हम एक जनरल पॉइंट बता रहे हैं, नोट कर लिया? ये भी मिटा देते हैं, थोड़ा समझ लो। नहीं नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाओगे। बस पॉइंट को देखो, थोड़ा सा, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? मैं एक जनरल पॉइंट बना रहा हूं, थोड़ा समझो। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये देखो, लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी पे जंप कर रहा है, इट मींस n बराबर n1 से लेके कहां तक, n बराबर क्या, n2। इट मींस ये एनर्जी हमारा E1 है और ये क्या है, E2। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या पता है, En बराबर -13.6 Z स्क्वायर बाई क्या, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? तो थोड़ा सा एनर्जी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या आप ये लिख सकते हैं, ये देखना, तो En2 मैं लिखू डायरेक्ट, माइनस क्या, En1। ध्यान से देखना है, En2, यहां N2 रहेगा, ठीक है, माइनस क्या, En1। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो क्या मैं कैलकुलेट करके ये लेके आ सकता हूं, ये कितने लोगों को समझ में आ गया बात? 13.6 Z स्क्वेयर 1 बाई N1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई, कितने लोगों को समझ में आ गया इन टर्म्स ऑफ EV? समझ में आया? ये रहा E2 माइनस E1।
क्या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं इसके टर्म में, RSC के फॉर्म में, N2 ये आ गया माइनस, फिर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 13.6 RCH Z स्क्वेयर अपॉन 1/N1 स्क्वेयर माइनस 1 क्या जूल में। ये रहा हमारा क्या, अगर ध्यान से देखें तो ये रहा हमारा डेल्टा ई। क्या यही डेल्टा ई है? नहीं, क्या यही डेल्टा ई है? कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ रहा है? तो ये दिमाग में अपने बैठाए रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला। ये कई बार हम लोग ऑब्जेक्टिव जब डील करेंगे तो इसी का इस्तेमाल करेंगे, ये ठीक है जी। ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ये भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कभी कभी पूछता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल एनर्जी में अगर क्या करता है, जंप करता है, तो उससे एसोसिएटेड उसका वेवलेंथ क्या होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि ऊपर से अगर नीचे जंप कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी जब रेडिएट करेगा तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगा। तो क्या आप डेल्टा ई को, सुनना ध्यान से, डेल्टा ई को क्या लिख सकते हैं, दैट इज एच न्यू लिख सकते हो ना, या एच सी बाई क्या लिख सकते हो, लैम्डा। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या आप इसको भी लिख सकते हो, देखना, एच सी बाई क्या, लैम्डा। कंफ्यूजन तो नहीं है। लेकिन ध्यान से देखना, ये जूल में है और ये ईवी में है, ठीक है। तो पहले ये नोट करो, फिर मैं समझाता हूं इसका खेल। एक फॉर्मूला दिमाग में बैठाए रखना, उसी से क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है ना। लैम्डा वाम्डा पूछता है, ठीक है, अभी आएगा लाइमन बार्मर सीरीज आएगा ना, तो दिखाएंगे इसे, पहले नोट करो, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा। आते हैं मेन पॉइंट पे। थोड़ा मैं एक पॉइंट समझा दूं आपको, एक और चीज। जैसे आपने देखा था ना, ये देखिएगा, क्या डेल्टा ई बराबर क्या देखा था आपने, एच सी बाई क्या, लैम्डा। एच की वैल्यू कितना होता है पता है आप लोगों को, 6 पॉइंट, बोलो। अभी आपने कैलकुलेशन देखा 1 2 4 2 3 वैसे आया था, फिलहाल मैं 0 0 लिख रहा हूं, डिवाइड बाई कितना, लैम्डा, ठीक ना, इनटू 10 टू द पावर माइनस कितना, 10 ईवी, ये है ना। या इसी को लिख सकते हो 13.6 Z स्क्वेयर, इधर देखो 1/N1 स्क्वेयर माइनस क्या, इनटू ईवी, ठीक है ना। अरे ठीक है ना, ये देख ईवी भी कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो जब भी आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना, फॉर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना, फॉर कैलकुलेशन के लिए, बात समझ में आ रहा है। हम इस्तेमाल करेंगे 12400 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन। किसमें यूज करेंगे, एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वेयर 1/N1 स्क्वेयर माइनस क्या, 1/N2 स्क्वेयर। तो डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल के लिए इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कहना मैं यही चाह रहा था, गॉट माय पॉइंट, ठीक है, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, अगर आप इसी तरह अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले का En बराबर दिख रहा है ना, RHC, ठीक है, RHC Z स्क्वायर बाई क्या, N स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, 1/लैम्डा बराबर, ध्यान से देखना, 1/लैम्डा बराबर R Z स्क्वेयर ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वेयर माइनस क्या, 1 क्या, N2 स्क्वेयर। ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बैठाना है, ये याद रखना है। मेरी बात समझ में आ रहा है?
ये याद रखिएगा, कभी आपको वेवलेंथ निकालना हो, जैसे उदाहरण के तौर पे ध्यान से देखिए, ये आर की वैल्यू पता है ना, आर की वैल्यू, अरे अभी बोले थे कि आर की वैल्यू कैसे याद रखना, याद है ना। कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे, 1/r बराबर कितना होता है, 912 एंगस्ट्रॉन, याद है ना, अरे हम बताए थे अभी, ठीक है। तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस एटम की बात करें वहां जेड रख सकते हैं, उसका लैम्डा निकाल सकते हैं आसानी से, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, क्या मैं, सुनो सुनो, अगर हम कहें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, देखो इधर, कोई भी इलेक्ट्रॉन में बात नहीं जाए, देखो इधर बच्चा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जंप कर रहा है, देख रहा है कहां से, ऊपर से, तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ कितना होगा, निकालोगे। अच्छा बताओ N1 क्या रखोगे, 1 रखोगे ना, N2 क्या रखोगे, 3, यहां से जंप कर रहा है, ले लो एग्जांपल, यहीं से मान लो जंप किया, ये देखो किया जंप, ठीक है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, वैसे तो आप एनर्जी से निकाल सकते हो, नो डाउट आएगा उतना ही, लेकिन वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, इस मेथड से क्या करोगे, यानी ये वाली N1 की वैल्यू 1 और N2 की वैल्यू क्या, या इसको लिख सकते हो छोटा और ये बड़ा लिख सकते हो, नहीं बड़े वाले लेवल पे ऊपर जाएंगे तो, ठीक ना। बाकी Z की वैल्यू दिया रहेगा, और बाकी ये तो आर पता ही आपको, लैम्डा निकालेंगे आसानी से, मेरी बात समझ में आ रहा है। अगर हम आपसे कहें, ध्यान से सुनिएगा, कि इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन यहां से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाके इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, थर्ड समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और क्या, तो हम कहें कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालिए, क्या निकालना है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी और उससे एसोसिएटेड उसका लैम्डा निकालिए, ठीक है। तो अगर हम इसी को डिलीट कर देते हैं, आप लिख चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन के लिए, सुनिएगा, हाइड्रोजन के लिए किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए ध्यान से देखना, अगर ट्रांजिशन N1 बराबर 1 टू क्या, N2 बराबर कितना मैं ले लूं, 4, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए, तो इसका लैम्डा निकालिए, लैम्डा मतलब समझ में आ रहा है, जैसे ये देखो, ये क्या है, N1 बराबर 1 और ये क्या, N2 बराबर क्या ले लिया, यहां इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप किया, ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड क्या निकालना है, वेवलेंथ, कैसे निकालेंगे बता सकते हैं, अभी आपको फॉर्मूला बनाया, 1 बाई लैम्डा बराबर R Z स्क्वेर 1 बाई N1 स्क्वेर माइनस क्या, कहीं दिक्कत नहीं है ना, 1 बाई लैम्डा R, रहने दो इसी के टर्म में, Z की वैल्यू क्या लेगा, 1, हाइड्रोजन है नहीं, 1 स्क्वेर, यानी 1 बाई 1 स्क्वेर माइनस 1 बाई क्या, समझ में आ रहा है भाई, तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बताइए इधर, हाँ, 1 बाई लैम्डा बराबर R कितना होगा बताओ, 16, और ये 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 15 बाई कितना, 16, तो लैम्डा बराबर कितना होगा, 16 बाई 15 इंटू क्या, 1 बाई आर, ये देख लैम्डा बराबर क्या लिख सकता है, 16 बाई 15 इंटू 1 बाई आर को क्या लिख सकता है, 912 एंगस्ट्रॉन, आ गया, गड़बड़ नहीं है। तो एक कैलकुलेशन के लिए इस ढंग से हम चीजों को इस्तेमाल करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी निकालना तो कैसे करेगा, अगर तुमको आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी निकालना तो क्या करेगा, हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी क्या लिखोगे बताओ, ट्रांजिशन कहां से कहां तक होगा, N1 बराबर 1 और N2 बराबर क्या, इसी को सीरीज लिमिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरह का ट्रांजिशन अगर दिखे
तो डायरेक्ट तुमको अगर एनर्जी चाहिए तो क्या करेगा, डेल्टा ई बराबर क्या, ये देखो 13.6, जेड की वैल्यू पता ही है, बाई 1 बाई क्या, 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या, इंफिनिटी। तो सॉल्व करोगे कितना आएगा बता, 13 पॉइंट क्या 6 ईवी। ये हमारा क्या आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी, नहीं अरे आ गया ना। अगर हम तुमसे कहें कि इससे एसोसिएटेड इसका वेवलेंथ निकालो तो क्या करेगा बताओ, लैम्डा अगर निकालना है तो, लैम्डा निकालना हो तो क्या करेगा बता। अगर हम ट्रांजिशन लेते हैं किसके बीच का, ये हटा देते हैं, ट्रांजिशन किसके बीच का लेते हैं, इसका, बताओ लैम्डा कैसे निकालेगा, तो क्या इसी में फिट कर लेगा, कहां पे क्या बदल जाएगा बताओ, कहां चेंज होगा बताओ। हाँ वेरी गुड, N2 क्या होगा बच्ची, N2 क्या हो जाएगा इसके लिए इंफिनिटी, और N1 बराबर क्या हो जाएगा, पुट करोगे Z की वैल्यू 1, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 1 बाई लैम्डा बराबर क्या, R 1 स्क्वायर हो ही गया, 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इंफिनिटी, तो क्या मिलेगा, 1 बाई लैम्डा बराबर क्या R, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई R, कितना हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, और भी पॉइंट होगा इसमें, लेकिन कैलकुलेशन के लिए बहुत आसान होता है, ठीक है, बात समझ में आया। तो अभी हम पढ़ते हैं सीरीज, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक एक करके, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्शन्स, ब्रैकेट, पी फाइन, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी करिए, ये कैलकुलेशन मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है ना, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम के बारे में तो मैं बता दिया था, इसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक ना। अभी बताया था मैंने, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा था, याद है एक, अभी जस्ट इसके पहले कराया कि कोई भी ट्रांजिशन अगर दिख रहा है 1 से इंफिनिटी या इंफिनिटी से क्या, ठीक है, तो उसका लैम्डा जो निकल के आ रहा था, याद है, लैम्डा बराबर 1 अपॉन आर आ रहा था, ठीक है, कितना आ रहा था। अगर हम कहें कि इसका वेवलेंथ दिख रहा है, इसका वेवलेंथ कितना होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो, कितना होगा बता सकते हैं, लैम्डा बराबर 912 एंगस्ट्रॉन, यही था ना भाई, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, दिख रहा, इसको बोलते हैं लाइमन, इस पूरे, इसको ये दिख रहा, पूरे सीरीज दिख रहा है, सीरीज N1 बराबर 2 से लेके 1 तक दिख रहा है, मेरी बात समझ में आ रहा है, ये देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी अगर हम कहें, सुनिएगा, N2 बराबर इंफिनिटी से लेके, दिख रहा है, N1 बराबर क्या 1 तक, ठीक है। खैर ये वाली जो लाइन होगी इसको बोलते हैं लिमिट, लाइमन लिमिट सीरीज, क्या बोलेंगे। अच्छा मैं अगर हम तुमसे पूछो कि ये देखो, ये वाली लाइन दिख रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा, दिख रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है ना, इसको क्या बोलोगे, बाल्मर लिमिट सीरीज, इसको क्या नाम बोलेंगे, पार्शन लिमिट सीरीज, इसको ब्रैकेट क्या लिमिट सीरीज, और इसको क्या बोलेंगे रिफंड लिमिट। इसका मतलब इस केस में N2 की वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे, इंफिनिटी। जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, अगर लैम्डा निकालना है तो 1 बाई लैम्डा बराबर यही था ना, आर जेड स्क्वायर, ये हाइड्रोजन है फिलहाल, 1 बाई क्या N1 स्क्वायर माइनस क्या 1 बाई N2 स्क्वायर। फिर समझ में आ रहा है, ये दिमाग में बैठाना है, कहीं कंफ्यूजन नहीं ना है। अच्छा ठीक, जो भी जिस एटम का दे वहां जेड रख लेंगे, फिलहाल यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या बोलोगे, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, एक बार समझ में आ रहा है, लाइमन सीरीज की क्या, इसको बोलोगे एल अल्फा बोलते हैं, क्या बोलते हैं एल अल्फा, इसको बोलते हैं एल बीटा, क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे एल गामा, ठीक है ना, एल गामा, इसको बोलते हैं
एल डेल, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रहा है? एक और चीज, तुमसे अगर मैं पूछूं कि एल लेमडा, समझ में आ रहा है, ये वेवलेंथ ज्यादा है कि ये वेवलेंथ ज्यादा है? बताओ किसका वेवलेंथ ज्यादा है, पहले समझ लो बाद में लिखना। किसका वेवलेंथ ज्यादा है? अगर हम कहें इसका वेवलेंथ ज्यादा है कि इसका वेवलेंथ ज्यादा, इंफिनिटी से आ रहा है, मेरी बात समझो। एक मैं ये ले रहा हूं, सुनना ध्यान से, एक मैं ये ले रहा हूं, देखना, N2 बराबर 2 से क्या N1 बराबर क्या 1, किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? एक चीज ध्यान देखना, अगर एनर्जी डिफरेंस, कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूं, याद करो उसका, जब मैं बता रहा था वो बोहर का थर्ड पोस्टुलेट, डेल्टा ई बराबर बताया था Hc बाई क्या, अगर एनर्जी डिफरेंस क्या है ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा? ठीक है, अगर एनर्जी डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ क्या होगा? गैप समझ लो। तो वेवलेंथ ये वाला क्या होगा? ज्यादा, और ये वाला वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अगर हम तुमसे पूछें, ये दिख रहा लाइमन की फर्स्ट लाइन, एल अल्फा और एल बीटा में ज्यादा वेवलेंथ किसका है? बहुत सुंदर, मेरी बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर? बाकी कैलकुलेशन उसी से होगा। एनर्जी निकालना आपको, एनर्जी का पता ही है, डेल्टा ई बराबर 13.6 जेड स्क्वायर बाई 13.6 जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर ईवी के टर्म में अपना लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको याद कैसे करोगे? जैसे मैं इसको ऐसे याद किया हूं, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, बस लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हाई भी यूज करते हैं हम कई बार, हाइपर लाइन होता है, ठीक है ना? एल का मतलब क्या? एल का मतलब क्या? लाइमन। और बी का मतलब, बी का क्या मतलब होता है? बाल्मर, ये वाला लाइन आ गया। पी का मतलब क्या? पाशन। और बी का मतलब ब्रैकेट, और पी का मतलब क्या? ईफन। ये जो होता है ये अल्ट्रावायलेट होता है। क्या होता है? अल्ट्रावायलेट। देखो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, दिख रहा है? अल्ट्रावायलेट, ये आता है अल्ट्रावायलेट। ठीक है, ये क्या आता है? अल्ट्रावायलेट। ये विजिबल आता है, दिख रहा है ना? ये देखो विजिबल रीजन में आता है। कौन? बाल्मर सीरीज। देखो ये एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, दिख रहा है? देखो एच अल्फा बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? थोड़ा मैं लिख देता हूं इसको पहले। अल्ट्रावायलेट ये क्या है? विजिबल। क्या है? और बाकी सब क्या है? ये तीनों क्या है? इंफ्रारेड। क्या है? इंफ्रारेड रीजन में आता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इंफ्रारेड क्या होता है? रीजन में आता है। क्लियर? बात नहीं समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं एक और चीज, देखिए सुनिएगा ध्यान से, सुनो ध्यान से। अगर मैं एक और पूछूं आपसे, इधर देखना, इसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया एच अल्फा, हाइड्रोजन, दिख रहा है? इसको क्या बोलोगे? एच बीटा। ये क्या है? एच क्या? गामा। मेरी बात समझ में आ रहा है? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर? अच्छा मैं तुमसे अगर पूछूं n बराबर 3 से लेके n बराबर 1 तक कितने ट्रांजिशन है? कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन है? n बराबर 3 से लेके n बराबर 1 तक कितने ट्रांजिशन, कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है? क्या ये डायग्राम बना लेंगे? पहले इतना बनाओ, फिर मैं समझाता हूं एक क्वेश्चन। बनाओ।
सुनिएगा, मेरा प्रश्न ये था, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन मान लो N2 बराबर 4 से N1 बराबर 1, तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, कैसे काउंट करोगे? हाँ, कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन हो रहे हैं, या पहले ये देख लो, आसानी से देख लो, ये N2 बराबर 3 से N1 बराबर 1 तक कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन है बताओ? 3 वाला देखो, 3 से लेके 1 तक, देखो 3 है ना, ये देखो 3 से लेके 1 तक, देखो पहले एक हो गया ना, 2 और क्या मिला, 1 3 मिला ना, ठीक है। अच्छा 4 से बताओ 1 तक, 1 2 3 4 5 6 है ना। अगर हम कहें कि इसी तरह N2 बराबर मान लो 10 से N1 बराबर 3 के बीच में, ये तो बड़ा टफ है नहीं? तो एक फॉर्मूला बनाया है, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ ट्रांजिशन का, नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन के लिए क्या है, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या, 2, ये है नंबर ऑफ लाइंस N। ये काउंट कर सकते हो, आप देख भी सकते हो, जैसे मैं ये फीड कर रहा हूं 3 और 1, 3 से 1 के बीच में कितना गया था आपने देखा ही था, तो 3 माइनस 1 प्लस 1 कितना हुआ बताइए? अरे देख इधर, 3 माइनस 1, अगला क्या है, 3 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या, 2, तो कितना होगा, ये देखो 3 माइनस कट जाएगा, ये कितना बचा यहाँ पे, 3 आया था कि नहीं, 3 लाइंस आया था ना। इसमें देख लो, इसमें फीड करना है तो कैसे बताओगे, ये वाला बताओ कैसे करोगे, ये वाला 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना, तो मैं गलत तो नहीं हूं, तो कितना हो जाएगा बताओ, 6 लाइन। सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, ट्रांजिशन आप आसानी से देख सकते हैं, बाकी जितना भी आए आप डील कर सकते हैं। अब आपसे पूछे कि नहीं, एक काम करो कि इसके बीच में वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है, वेवलेंथ भी निकाल सकते हो कि अगर ट्रांजिशन यहां से यहां तक हो रहा है, ये तो इसका काम खत्म हो गया। इसमें क्वेश्चन करो तो बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चन है, मेरी बात समझ में आ गया, बट सब कुछ मैंने उसका बेसिक चीजें मैंने बता दिया, बाकी न्यूमेरिकल का खेल है। क्लियर, ठीक, फिर आने देते हैं इसको, इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरे, ठीक है, 10 मिनट का टॉपिक एक्सरे, उसके बाद खत्म। चलिए एक्सरे, ठीक है ना, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट का, ऑन करो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरे, ठीक है ना, छोटा सा टॉपिक है, देख लेना क्या एक्सरे। एक्सरे आप लोग एक्सरे कराते ही हैं जब हड्डियां टूट जाती हैं तो, ठीक ना, डॉक्टर बन जाएंगे आप लोग भी तो कराना, ठीक ना, ऐसे पकड़ के मत कराना, ठीक है, किसी को पकड़ लिया, ठीक है। आओ देखो स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरे है उसका वेवलेंथ कहां से कहां तक वेरी करता है, ध्यान से देखना, 0.01 एंगस्ट्रॉन से लेके कहां तक 100 एंगस्ट्रॉन के बीच में वेवलेंथ इसका वेरी करता है। ध्यान से देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी और पेनिट्रेशन, एनर्जी और पेनिट्रेशन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सरे को मैंने डिफाइन किया गया दो तरह का, एक सॉफ्ट एक्सरे और एक क्या, हार्ड एक्सरे। और एक्सरे निकलता कैसे है, जब फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक्सपेरिमेंट में अभी दिखाऊंगा आगे, उस फिलामेंट से जब इलेक्ट्रॉन निकल के टारगेट को स्ट्राइक करता है, ठीक ना, बात समझ में आया। तो मैंने लिखा कि स्पीडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द एनोड आर इंक्रीज, ठीक ना, कट ऑफ वेवलेंथ इमिटेड एक्सरे इज डिक्रीजेज। बात समझ में आया। अगर एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे दैट मींस एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो वेवलेंथ क्या कर रहे हैं,
कम हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे में आपका चीजें क्लियर होगा। ठीक है ना, ये देख लीजिए, मैंने प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे का एक डायग्राम बनाया हुआ, ध्यान से देखिए। अभी मैंने फिलामेंट की चर्चा किया, ये देखिए कैथोड है, ये क्या है, टारगेट। ये टारगेट किस चीज का बना होता है, कैडमियम और क्या, निकल। ये टारगेट हाई मेल्टिंग पॉइंट इसकी ज्यादा होता है, बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है इसका, ज्यादा होता है। स्पेसिफिक हीट इसका क्या होता है, हाई होता है। और क्या बोल सकते हैं कि ये हाई एटॉमिक नंबर है। ठीक है, जो टारगेट हम इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसकी हीट कैपेसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए हुए हैं। ठीक ना, एक चीज और देखिए, ये IF को हमने फिलामेंट करंट की चर्चा किया। ये फिलामेंट करंट है, जो इसमें करंट फ्लो होगा। आई मीन यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और किसमें स्ट्राइक किया। अच्छा, टारगेट पे स्ट्राइक करने का क्या मतलब है, एटम के अंदर एंटर कर रहा, नहीं। एक्सरे कब प्रोड्यूस होगा, एटम के अंदर जैसे घुसा, सुनना ध्यान से, तो बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, KLM वगैरह वगैरह होते हैं ना, एन जो भी एन के ऊपर जो भी हम मानते हैं। तो जो इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, जैसे कि K सेल में, K बराबर, अगर हम K सेल की बात करें तो N बराबर क्या, N बराबर क्या, 1 सेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसको अगर निकालता है तब एक्सरे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसको निकाले या उसके ऊपर वाले को निकाले, उसके और ऊपर वाले को निकाले, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी निकालने के लिए, सबसे जो नीचे होगा, K सेल में जो बैठा होगा इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो वही तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है, जो अंदर से निकल रहा है। जो ऊपर ऊपर निकल रहा हो क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे होगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के बेसिस पे, मैंने एक चीज और लाइन लिखा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये जो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर टारगेट। जो वही जो बाइंडिंग एनर्जी, आई मीन 13.6 eV इलेक्ट्रॉन है ना, उतने से वो बढ़ा रहता है, और उतनी एनर्जी उसको दे दो तो क्या करेगा, वो एटम से बाहर आ जाएगा। यही ना भाई। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन निकालता है। ठीक है, जब स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब टारगेट से स्ट्राइक करेगा, यानी एटम के अंदर घुस के एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, स्ट्राइक जैसे ही कराया तो एक क्या करेगा, एक फोटोन निकले। कैसे निकलेगा बताता हूं। इंटेंसिटी ऑफ ये एक्सरे, इसकी इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब फिलामेंट करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक ना, ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मैंने बता दिया, आगे मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। टाइप ऑफ एक्सरे ऑन द बेसिस ऑफ क्या, प्रोडक्शन। दो तरह का एक्सरे होता है, एक कॉन्टिन्यूअस एक्सरे और दूसरा क्या, कैरेक्टर्स। कॉन्टिन्यूअस एक्सरे में कौन सा होगा पता है, जैसे ये देखो, ये न्यूक्लियस है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस। थोड़ा समझ लो, ये देखो, ये समझना, ये दिख रहा है। मान लो ऐसे बहुत होंगे, ठीक ना। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, ये देखो। ठीक, एक और चीज बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इधर भी देख लो। ये हमारा न्यूक्लियस है, समझना ध्यान से, ये दिख रहा है, बारीकी को समझना। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन यहां बैठा, दिख रहा है ना, इसको दूसरे कलर से कर दे। ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ दिख रहा है। आप ध्यान से देखना, एक फिलामेंट से, जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन आया ना और टारगेट पे हिट किया, टारगेट मींस एटम, समझ में आ गया, दिमाग में इमेजिन करना। ये इसका न्यूक्लियस है, ये दिख रहा है, ये 1 2 3 4 दिख रहा है, ऐसे होगा कि नहीं, ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब जो टारगेट वाला इलेक्ट्रॉन है, सुनना ध्यान से, कौन वाला इलेक्ट्रॉन, टारगेट वाला इलेक्ट्रॉन मान लो ये है, ठीक ना। और एक फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो फिलामेंट वाला जो इलेक्ट्रॉन आया, ये देखो फिलामेंट वाला इलेक्ट्रॉन आया और इससे टकराया, ये फिलामेंट वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो एक्सपेरिमेंट में दिखाया था मैंने।
और ये क्या है, टारगेट वाला। एक्सरे कब बनेगा, जब इसको आया और ये टकराया इसे, तो टकराएगा तो ये खुद निकल जाएगा। ये देख, ये भाग गया इधर, देखना, समझ लो पहले। ये क्या हो गया जी, हैंग कर रहा है क्या ये? हाँ इधर लग गया था, लग रहा है यार। देखना भाई, बाकी तो नहीं बैठा यार। आना आना आना, आ जाओ आ जाओ, देखना क्या है। तो हम क्या बता रहे थे, सुनना ध्यान से, हम क्या बता रहे थे, सुनना इधर। ये कौन वाला इलेक्ट्रॉन है, फिलामेंट वाला, और ये क्या है, टारगेट। ये आया, इससे टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, सुनना ध्यान से। ये टकराने के पहले वाली स्थिति है। टकराने के जैसे बाद ये इलेक्ट्रॉन भागा, और ये देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये टारगेट वाला, यानी एटम वाला नहीं। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फिलामेंट वाला। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब सुनना ध्यान से, ध्यान से देखो क्या हुआ उसके बाद, कहानी क्या बनी, समझो पहले। जैसे इसको लेके गया तो यहां वैकेंट हो गया ना, तो ऊपर से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहां पे जंप करेगा, और जैसे ही जंप किया तो ये क्या निकालेगा, एनर्जी। अरे निकाला ना, इसी को बोलते हैं फोटोन। एनर्जी निकाला, फोटोन, और इसी को बोलते हैं सॉफ्ट एक्सरे, सॉफ्ट कह रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। कौन सा बोलेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलेंगे, सुनना ध्यान से। यानी कैरेक्टरिस्टिक में क्या खेल है, यानी एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो, ये दिख रहा फिलामेंट वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये एटम वाला, टारगेट वाला, इससे आया और आके क्या हुआ है, टकराया। तो टकराने के बाद क्या हुआ, सुनना ध्यान से। टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये देख, और ये वाला फिलामेंट वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, इधर। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, और ये टारगेट वाला, ये टारगेट वाला इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, अभी यहां वैकेंट हो गया ना। तो जब वैकेंट हो गया तो क्या होगा, यहां इस ऊपर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा। यही है के अल्फा, याद है, ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1, याद आया, ये के अल्फा। अगर यहां से यहां ट्रांजिशन होगा तो क्या होगा, के बीटा, यहां से यहां तक के गामा, के अल्फा, के बीटा, के गामा, यहां से यहां तक के डेल, याद है। अब खेल समझो, समझ में आ रहा है, ये एक्सरे। तो ये कौन एक्सरे है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। मेरी बात समझ में आ रहा है, ये वाला, ये जो ये निकल रहा है, ठीक ना। तो जैसे ही अब आएगा तो ये क्या होगा, ये एक एक्सरे प्रोड्यूस होगा कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है, इसको कौन सा एक्सरे बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये देखो, ये ज्यादा एनर्जी होगा, दिख रहा ना, ये ज्यादा एनर्जी होगा इसके बाइंडिंग एनर्जी से, तभी ना इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो ये मैंने कॉन्टिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता दिया। अब इसका इंटेंसिटी, ये वाला दिख रहा है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे और लैम्डा के बीच में ग्राफ, इसका वेवलेंथ, ठीक है, जो निकल रहा है एक्सरे, उसके बीच में ग्राफ कैसा होगा, ध्यान से देखिए। मैंने ग्राफ बनाया हुआ अलग अलग, वेरिएशन ऑफ स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी विथ लैम्डा, दिख रहा ना, ग्राफ क्या होगा, इंटेंसिटी आई लैम्डा और लैम्डा के बीच में। ये देखो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, दिख रहा नहीं, ये आसानी से क्या हो रहा है, ग्राफ बना रहा है, नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कब लगी, जब इनर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया। तो ये देखो, ये दिख रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी देखो, ये कॉन्टिन्यूअस ही है क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ये देखो के बीटा, ये देखो के अल्फा, हाई पिक आया, ये देखो, यानी जब हाई पिक लगा, ये दिख रहा है ना, ये लैम्डा दिख रहा है, ये क्या, के अल्फा। ये ट्रांजिशन कहां से कहां तक है, बता सकते हो इसमें, 2 से, क्या बात, इसमें बताओ, के बीटा 3 से 1, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब बताओ, ये देखो, एल अल्फा किस में आएगा ट्रांजिशन, बताओ, एल अल्फा का ट्रांजिशन किस में होगा, हाँ,
3 to 2, एल बीटा बताओ, 4 to 2। समझ में आ रहा है? तो ये हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है, फटाफट नोट करो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक आता है मोजले लॉ, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए बताया गया, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी, जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है, दिख रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस बी, और इसको मैंने कैलकुलेट करके ये आई मीन रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ए और बी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, और बी क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर के अल्फा के लिए। के अल्फा याद है ना, के अल्फा का मतलब क्या, ट्रांजिशन क्या, 2 से लेके 1 तक को बी की वैल्यू कितना है, बी मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो z इफेक्टिव, ये जो z है इफेक्टिव कितना होगा, z माइनस 1, और इस केस में के अल्फा के लिए a की वैल्यू क्या होगा, रूट में 3/4 इंटू RC। मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा रखिएगा। इसी में एक आता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट जानते हो क्या होता है, जब फोटोन का वेवलेंथ किसी मटेरियल पार्टिकल पे जब गिरता है तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसी डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। उसका एक फार्मूला होता है, डेल्टा लैम्डा बराबर h अपॉन m नॉट c ब्रैकेट में 1 माइनस cos फाई, ठीक है ना, जिसको डेल्टा लैम्डा को बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। चलिए, ये खैर सिलेबस में नहीं आता है कॉम्पटन इफेक्ट, बात समझ में आ रहा है। फिलहाल ये एटम्स की कहानी खत्म, बेसिक चीजें मैंने बता दिया, बाकी न्यूमेरिकल डील करना है, ठीक है ना। चलो, थैंक यू। अगली बार स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस, ठीक है ना। चलो।